जहां देश एक तरफ रक्षाबंधन जैसा पावन त्योहार मना रहा था, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के प्रतापगढ़ में ऐसी घटना सामने आई जिससे पूरे देश को झकझोर के रख दिया। प्रधानमंत्री के शब्दों में अगर बात करें तो नए भारत का उत्थान हो रहा है। महिला सशक्तिकरण के असाधारण उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अंतरिक्ष, रक्षा, खेल, बिलियन डॉलर के उद्यम, हर फील्ड में महिला हमें गर्व करने का मौका दे रही है। मगर वही दूसरी तरफ राजस्थान के प्रतापगढ़ में जो घटना हुई, या साथ ही मणिपुर में जो एक विदारक घटना हुई, ऐसी घटनाओं ने देश का सर शर्म से झुक गया। ऐसी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय खबर बनती है और देश की छवि को भी बिगाड़ती है। ऐसे अपराध जो मानवीय गरिमा के खिलाफ तो है ही, हमारे राष्ट्रीय उपलब्धियों पर धब्बे की तरह है। हाल ही में राजस्थान और देश एक बहुचर्चित कांड का साक्षी बना, जहां गर्भवती महिला को ग्रामीणों के सामने निवस्त्र कर घुमाया गया और उसकी वीडियो भी बनाई गई। अपराध को अंजाम परिजनों द्वारा ही दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए तथा त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने के भी आदेश दिए गए। 31 अगस्त को एक घटना हुई राजस्थान के प्रतापगढ़ में, जिसने पूरे देश को झकझोर कर दिया। और उस घटना के 12 घंटे के भीतर जिनके नेतृत्व में पूरे के पूरे आरोपियों को पकड़ा गए, और इतनी कुशलता से, और पूरे देश ने देखा कि अगर कोई अफसर मन में ठान ले तो कोई भी घटना, कोई भी अपराध, और कितना भी शातिर अपराधी हो, वो बच नहीं सकता। ऐसे अफसर पर पूरे देश को नाज होता है। और जिनके नेतृत्व में ये केस सॉल्व किया गया, आईपीएस अमित कुमार जी, उनके आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज उनसे बात की जाएगी। अमित कुमार जी मौजूदा प्रतापगढ़ में एसपी के पद पर है। गुड इवनिंग सर। सबसे पहले तो द स्टडी संस्थान में आए, आपका स्वागत है। और द स्टडी संस्थान को बहुत गर्व हो रहा है इस बात को बोलते हुए कि आपके जैसे कर्मठ अधिकारी इस संस्थान से निकले हुए हैं, मणिकांत सर के मार्गदर्शन से निकले हुए हैं। थैंक यू। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, राजस्थान में ये जो जघन्य अपराध हुआ, उसके संबंध में हमें कुछ बताइए। और एक प्रशासक के तौर पर ऐसे अपराधों से निपटने के लिए किन चुनौती से आपको गुजरना पड़ता है, इस पर जरा प्रकाश डालिए। जैसे इस अगर हम पूरी घटना को समझें तो अचानक मैं कहीं पर बैठा होता हूँ और एक फोन आता है, एक अनजान नंबर से कॉल आता है। हमें प्रशासन की उस मशीनरी पे बैठे होते हैं हम, जहाँ किसी भी कॉल को भले नो नंबर से मिस नहीं कर सकते। उस दिन भी ऐसा ही हुआ, 9 नंबर से कॉल आया, मैंने बात की तो उन्होंने कहा सर मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ जो अभी जयपुर रहता हूँ, और मेरे पास में एक कोई वीडियो आया है, वो संभवतः दरियावद इलाके के पहाड़ा ग्राम पंचायत का हो सकता है, क्योंकि मैं दरियावद का रहने वाला हूँ। दरियावद प्रतापगढ़ का एक छोटा कस्बा है। और सर मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। मैंने आपका नंबर इंटरनेट से लिया और मैंने आपको ये वीडियो भेजा है। ये लगभग 8:30 बजे की बात है। जैसे ही वीडियो आया तो वीडियो बहुत संगीन था, और जो उसमें दृश्य थे, जो विजुअल्स थे, वो हाईली सेंसिटिव थे। और मुझे पता था कि जो ग्रेविटी है इस अपराध की वो बहुत गंभीर है। मैंने तुरंत उच्च अधिकारियों को, डीजीपी साहब को, सीएमओ को, सबको अवगत कराया। मेरे जितने भी सीनियर्स थे, जो हमारी हायरार्की में जिनको अवगत कराया जाना चाहिए, उनको अवगत कराया कि सर इस तरह की कोई फोन आया है, वीडियो देखने से बहुत सेंसिटिव है। और मैं अभी एसएचओ से बात करके आगे जो अपडेट आएगा आपको अवगत कराऊंगा। उसके बाद मैंने एसएचओ से इस बाबत पूछा कि थाना अधिकारी राजस्थान में एसएचओ को जो है कहते हैं, तो कि क्या आपको ये वीडियो के बारे में कुछ संज्ञान है? तो एसएचओ ने कहा सर मुझे इस वीडियो का कोई संज्ञान नहीं है। मैंने पूछा इस तरह का कोई परिवादी, इस तरह की कोई घटना के संदर्भ में कोई भी आया हो आपके पास? में नहीं आया। तो मैंने बताया कि आप उस ग्राम पंचायत की तरफ तुरंत मूव हो जाओ, और अपने थाने का जितना भी स्टाफ है, कुछ स्टाफ हमें संतरी ड्यूटी होती है, जैसे थाने में हथियार भी होते हैं, कुछ ऐसी ड्यूटी होती है जिनको छोड़ नहीं सकते, उस मिनिमम स्टाफ को छोड़ के पूरा स्टाफ उस पंचायत में मूव करे। और मैंने वीडियो बताया कि ये वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ, इस वीडियो में अ, जो भी पीड़िता है उसकी पहचान सुनिश्चित की जाए, और जितने भी अक्यूज्ड हैं उनको आइडेंटिफाई करके डिटेक्ट करने की तुरंत कोशिश करूँ। अब उसके बाद में जैसे एसएचओ से बात हुई, मैंने अपने मुख्यालय दोबारा बताया कि सर एसएचओ से मेरी बात हुई है, उसने इस पूरी घटना के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की है। और मैंने तुरंत उसको मूव कराया है थाने के अंदर, और मैं उस पंचायत के अंदर, और मैं खुद भी मूव हो रहा हूँ। मैं और कलेक्टर साहब तुरंत हमने जो है प्रतापगढ़ हेडक्वार्टर छोड़ के दरियावद की तरफ मूव हुए। इसी दौरान मैंने अपने 6 थाना अधिकारी, 2 डिप्टी एसपी, उनको तुरंत मूव किया कि आप तुरंत दरियावद रिपोर्ट करिए।
इसके अलावा ये हुआ था कि हमारे यहाँ लगभग 10 दिन पहले कांस्टेबल टू एएसआई ट्रांसफर हुए थे, तो मुझे कहीं ये लगा कि पूरे थाने का लगभग स्टाफ नया है। तो ऐसे में ये दिक्कत हो सकती है कि उस वो स्टाफ उस एरिया के बारे में पूरा जो है फेमिलराइजेशन नहीं है। हालांकि हमने 30% स्टाफ का ट्रांसफर किया था, क्योंकि इलेक्शन टाइम में पॉलिसी के तहत जो लंबे समय तक थाने में रहते हैं उनको हम ट्रांसफर करते हैं। तो लगभग एक थाने में अगर 30% नया स्टाफ है, तो वो स्टाफ उतना जो है उस एरिया के बारे में जानकार नहीं होता। तो वो एक हमारा अच्छा मूव था कि उसमें मैंने कंट्रोल रूम से मैसेज किया कि जिन भी कर्मचारियों ने, कांस्टेबल से लेके अधिकारी तक ने, दरियावत थाने में 2 साल से ऊपर कभी भी काम किया है, वो तुरंत दरियावत रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद पूरे जिले से उन 6 एसएचओ, 2 डिप्टी एसपी के अलावा कांस्टेबल टू लेके सारे अधिकारियों ने तुरंत पूरे दरियावत में रिपोर्ट किया। मैं एसएचओ को लगातार कॉल कर रहा था, लेकिन एसएचओ मेरा फोन उठा के मुझे जवाब देने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि वो जो पंचायत की बात थी, वो 10 किलोमीटर का एरिया एकदम शेडो जोन है जहाँ कोई नेटवर्क नहीं आता है। तो अब जैसे ये मेरे को 8, 8:30 बजे घटना पता चली। मैंने तुरंत सीनियर्स को बताया। 9 बजे तक, 9:30 तक ये स्टेट मीडिया में न्यूज चली जाती है, और 10 बजे तक नेशनल न्यूज बन जाती है, और हर 15 सेकंड में कोई ना कोई कॉल जो है वो बज रहा है। मैं किसी भी कॉल को मिस नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई भी कॉल सीएम ऑफिस से हो सकता है, कोई भी कॉल मेरे सीनियर का हो सकता है, कोई भी कॉल किसी पीड़ित का हो सकता है, किसी का भी कॉल हो सकता है, और कोई भी कॉल किसी मीडिया हाउस से हो सकता है। चूंकि मीडिया के लिए एक सेंसेशनल न्यूज थी, वो ऐसी घटना में एसपी का वर्जन चाहते हैं कि एसपी इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं। उस वक्त तक मेरी एसएचओ से बात नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं है। हमारी टीम भी मेरी तरह वो रास्ते में थी, रिस्पॉन्ड करना थी सबको। मैंने ये कहा सीधा आप पंचायत में, पाड़ा पंचायत में जाके सीधा एसएचओ को बैकअप दें। मेरी लगभग 2 ढाई घंटे बाद एसएचओ से बात हुई। तब पता चला कि पीड़िता की पहचान हो गई है, और कुछ अक्यूज्ड हैं, उनकी लोकेशन है वो आइडेंटिफाई हुई है। तब तक हमारी लगभग रात को, पहले इनिशियली 6 टीम की होते होते हमारी सुबह तक, मतलब उस रात से लेके अगली सुबह 4-5 बजे तक लगभग 30 टीमें गठित कर दी थी हमने। और एक टीम का हमारा सिर्फ काम इतना था कि वो जो उस पंचायत में हमारी जितनी भी टीमें हो रही है उनके बीच में क्या चल रहा है, किस टीम ने कितने लोगों को डिटेक्ट किया या कहाँ दबिश दे रहे हैं, उसकी सूचना वो टावर वाली लोकेशन पे आके मुझे फोन करके वापस बताते। फिर वो हमें वास्तविक स्थिति का अवगत होता है। बार बार मुख्यालय से उसी वक्त सीएम साहब ने ये दिशा निर्देश दिए कि एडीजी क्राइम साहब हैं, वो दिनेश अमन साहब, वो प्रतापगढ़ के लिए रवाना हुए, हमारे आईजी मैम रवाना हुए। अर्ली मॉर्निंग तक हमने जो 3 प्राइम अक्यूज थे, उन पुलिस की को देख के वो भागने लगते हैं, फिर उनको चोट लगती है, उनको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो मतलब अगले 12 घंटे के अंदर जब मुझे घटना की जानकारी मिली, और जब 12 घंटे हुए, मतलब 11-12 बजे तक, दूसरे दिन अल सुबह तक, हमने लगभग जो है 10 मुलजिम को डिटेन करके बाद में उनको अरेस्ट कर लिया, और एक नाबालिग बच्चा था उसमें, अपचारी था, उसको डिटेन कर लिया। पूरी घटना में लगभग 8 मुख्य मुलजिम थे, बाकी ऐसे मुलजिम थे जो उस घटना को देख के कहीं ना कहीं घटना को उकसा रहे थे। वो मुख्य मुलजिमों की श्रेणी में नहीं थे, लेकिन उकसाने में उनका करते सामने आ रहा था, तो उसको भी हमने मुलजिम बनाया। इन 8 में से 7 हमने उसी दिन जो है गिरफ्तार कर लिए। उसके अलावा जी। हमने 3 लोग और गिरफ्तार किए। हालांकि कुछ मुलजिमों की अभी गिरफ्तारी सभी मुलजिमों की नहीं हुई है, लेकिन मुख्य मुलजिम 8 में से 7 गिरफ्तार हो चुके थे, मतलब उसी 12 घंटे के अंतराल में। और इसके अलावा जो वहां घटना को उकसा रहे थे, उसमें से 3 की गिरफ्तारी, और एक नाबालिग जो अपचारी है वो अवरुद्ध हो चुका है। अन्य मुलजिमों की भी गिरफ्तारी के लिए हमने टीम गठित की। शेडो जोन होने का हमें एक नुकसान ये था कि पूरा जंगल का एरिया, मतलब अगर वहां 1 किलोमीटर व्यक्ति कहीं अंदर जंगल में चला जाए तो 10 टीमें भी नहीं ढूंढ पाए उसको। लेकिन हमें एक फायदा ये मिला कि हमारी जहाँ कहीं भी रेड हो रही है, तो कई बार रेड होती है तो वो जो पार्टी है जिसके घर में रेड हुई, उसके घर में कोई बच्चा है, कोई महिला है, कोई व्यक्ति है जो मुलजिम नहीं है, तो बाकी सबको फोन करके वो अलर्ट कर सकता है। लेकिन शेडो जोन होने की वजह से उनके भी नेटवर्क सिस्टम बिल्कुल जाम था, किसी को अलर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो हम इतने मुलजिमों को जो है पकड़ पाए। अर्ली मॉर्निंग तक हमारे थाने में पूरे कंट्री की जो न्यूज चैनल जो थे वो आ चुके थे, क्योंकि पूरे देश के लिए महिला अपराध के दृष्टिकोण से भी देखें तो ये संवेदनशील घटना थी। लेकिन हमने मुलजिमों की जल्द गिरफ्तारी की, पीड़िता की पहचान की, पीड़िता पक्ष ने फिर एफआईआर दी, वो एफआईआर दर्ज हुई। जितनी भी धाराओं का अपराध बनता था, 354, 354 बी, 365, 67 आईटी एक्ट, इन डिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 498 ए, उनमें मुकदमा दर्ज किया। अर्ली मॉर्निंग तक फिर एडीजी साहब, आईजी मैम
सब आ जाते हैं। उनके दिशा निर्देशन में पहले भी कार्य चल रहा था। उसके बाद में एक एसआईटी का गठन होता है। उसी के बाद में जो इसमें अगर हम इस पूरे घटनाक्रम में देखें तो दो तीन चीजें एक प्रशासक के दृष्टिकोण से कह लें कि इम्पोर्टेंट थी। एक तो जब इस तरह की घटना होती है तो ऑफिसर जो है वो पैनिक में नहीं आ सकता है। ऊपर का सिस्टम बहुत पैनिक हो जाता है। ऊपर इन द सेंस मीडिया के बार बार कॉल आते हैं, आम जनता के कॉल आना शुरू होते हैं, और अन्य कॉल बार बार हमें रिपोर्ट सीनियर्स को भी करना पड़ता है। तो उनको ये लगता है कि वहां से रिपोर्टिंग क्यों नहीं हो रही है, चीजें वेरीफाई क्यों नहीं हो रही है। मीडिया हाउसेज से लगातार क्या आपके इस इलाके में इस तरह की घटना हुई है क्या। जब तक मेरा एसएचओ मुझे ये ना कह दे कि सर इस तरह की घटना को मैं वेरीफाई करता हूँ, हम किसी भी स्थिति में नहीं होते घटना को वेरीफाई कर दें। ना ये कह सकते कि ये अनवेरीफाई मतलब ये घटना नहीं हुई है, तो कोई भी जवाब देने की स्थिति में नहीं होते। तो वो 2 ढाई घंटे का कॉल, और वो जो हम वहां पर अपना स्ट्रेस जो ऊपर से आ रहा होता है वो नीचे जो है डाउन नहीं कर सकते कि उस स्ट्रेस को नीचे की तरफ किसी के ऊपर भी वो परकोलेट कर दें। तो उस स्ट्रेस को अपने तक रखना, नीचे की टीम को मोटिवेट करना, उस वक्त माइंडफुल डिसीजन लेना। हमारे कई माइंडफुल डिसीजन रहे उस वक्त। जैसे कि हमने तुरंत सारे एसएचओ को रवाना किया। हमारा जो दरियावत डिप्टी एसपी था वो उसी दिन छुट्टी पे गया था, उसको मैंने तुरंत कॉल किया। वो अजमेर लगभग पहुंच चुका था कि आप तुरंत अपने हेडक्वार्टर रिपोर्ट करो, आपके इलाके में इस तरह की घटना हुई है। उस वक्त ये डिसीजन लेना कि कांस्टेबल टू एएसआई, कांस्टेबल टू सब इंस्पेक्टर, जिसने भी दरियावत में 2 साल से ज्यादा काम किया वो तुरंत अपने थाने रिपोर्ट करेंगे दरियावत, भले कहीं भी पोस्टेड हो आज के दिन। तो इतनी ज्यादा फोर्स हमारी लगभग 300-400 की फोर्स उन जंगलों में चली गई। और उसके बाद में अब लगभग 11 साढ़े 11 ये वेरीफाई हो चुका था कि घटना हमारे इलाके की है। उसके बाद में ऊपर भी मैंने वेरीफाई किया, हमारे मुख्यालय को भी, सीएम ऑफिस को भी, सबको वेरीफाई किया कि साहब ये बिल्कुल हमारे इलाके की घटना है और हम जल्द इसमें गिरफ्तारी, अच्छी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसी वक्त एक मेजर डिसीजन था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। आप कई न्यूज चैनल में देखेंगे उस वक्त मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें हमने कहा कि लगभग 6 टीमों का गठन किया गया है, और 12 टीमें अभी जल्दी बनाई जाएंगी। जी सर। अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उसको देखोगे तो वो समझ में आएगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जानबूझ के इसलिए की गई कि उस वक्त एक तो हम अपनी अलर्टनेस है, महिला अपराध के प्रति जो हमारी संवेदनशीलता है, जिस संवेदनशीलता के साथ हम कार्य कर रहे हैं वो आम जन तक अपनी बात पहुंचा पाए कि हम हाईली सिंसियर हैं और बिल्कुल हम जो है अच्छी कार्रवाई करेंगे। पहला तथ्य ये होता है। दूसरा हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि चूंकि उस बच्ची के, उस पीड़िता के इस तरह के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो उसी वक्त मेरा उस वीडियो में अगर आप देखोगे तो मैंने कहा है कि इस तरह की वीडियो जारी करना गैर विधिक है और हम कार्रवाई करेंगे अगर किसी ने भी इस तरह का वीडियो जारी किया। ऐसे समय में जब एक भी मुलजिम हमारी गिरफ्त में नहीं है, इतनी सेंसिटिव घटना हो जाती है, उसके बाद जब आप पब्लिक को ये कहते हो कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर वीडियो जारी होते हैं, तो कुछ हेट कमेंट्स भी आते हैं कि साहब जो है पुलिस ने पहले कुछ एक्शन नहीं किया और अब जो है पुलिस इस तरह की बातें कर रही है। लेकिन उस वक्त हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना क्लियर कट मैसेज जो है पूरे नेशन को दें, जो सही बात है वो करें। क्योंकि अगर उन 5 10 12 घंटों में अगर उस बच्ची के वीडियो वायरल हो जाते, जो कि बड़ी मात्रा में हुए, लेकिन उसको रोकने में हम कितनी मदद कर सकते हैं वो हम करें। उसके बाद हमारे उस मैसेज का असर ये हुआ कि लोगों ने वो वीडियो हटाना शुरू किए। मेरी साइबर सेल को मैंने उसी रात, हमारे प्रतापगढ़ पुलिस का फेसबुक पेज जाके चेक करना, उसी रात हमारे प्रतापगढ़ पुलिस के फेसबुक पेज में ये अपडेट हुआ है कि अगर किसी ने भी वीडियो डाले तो विधि संगत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो वो फेसबुक का जो स्क्रीनशॉट हो वो हमारे सारे कांस्टेबल ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया, हमने अपने फेसबुक पेज पे डाला। अब मेरा खुद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही। उसके बाद में जिसने डाला था उसने हटाना शुरू किया, जिसने भी कोई कमेंट कर रहा था, हमारी साइबर सेल को मैंने दिशा निर्देश दिए थे। 5 लोगों की साइबर सेल, 5 लोगों का सिर्फ काम ये था, कोई भी कुछ डाल रहा है वो अगर वायरल हो रहा है नीचे जाके कमेंट करो कि आप गैर विधि कर रहे हो, और उसको ब्लॉक कराने के लिए आपसे टेक्निकल जो कार्रवाई होती है वो करो। जी सर, तो ये तो पूरे ये देश सब। ने देखा। जिस मुस्तैदी से जी काम हो रहा था ये पूरे देश देख रहा था। सर, आपने मीडिया का जिक्र किया और देश भर में इस घटना को लेकर नाता प्रथा का काफी चर्चा में आ गई है कि ये जो जी कुछ हुआ है ये आदिवासी समाज की एक प्रथा है। इस तरह से बोलकर इस घटना को सही साबित किया गया। इस ये ऐसी जो घटनाएं सारी महिलाओं के खिलाफ जितने भी जघन्य अपराध होते हैं उससे महिलाओं का सशक्तिकरण रुकता है, महिलाओं की जितना भी विकास है वो वहां रोका जाता है। तो सर हम चाहेंगे कि आप ये नाता प्रथा के बारे में कुछ बताएं और इससे जो आदिवासी समाज में वहां की जो रियलिटी है इसके बारे में भी आप एक बार जरा प्रकाश डालिएगा।
एक तो जो ये नाता प्रथा के बारे में कहा गया है कि उसको कहीं ना कहीं उसको कोर्ट करके इस घटना को जायज करार देने की हो सकता है किसी ने कोशिश की, लेकिन हमारे इस तरह का मामला संज्ञान में नहीं आया, क्योंकि जो संवेदनशीलता या जो कुकृत्य ये किया गया है, ये किसी भी प्रथा में अलाउड बिल्कुल नहीं। दूसरा, जो नाता प्रथा की आपने बात की कि लड़की जो है आदिवासी समाज में नाते से दूसरे व्यक्ति के साथ चली जाती है, किसी भी समाज में रिफॉर्म की जो बातें हैं वो एक ऐसी चीज है जिसमें समाज में समाज को जागरूक करके समाज की उसी आदिवासी समाज की सहमति से वो रिफॉर्म किए जाने होते हैं। और रिफॉर्म जो है वो एक ग्रेजुअल, एक जो है परंपरागत प्रक्रिया, एक निरंतरात्मक प्रक्रिया है जो निरंतर होते रहने किसी भी समाज में जरूरी है। जी। कोई भी समाज जो ग्रोथ कर रहा है उसकी में जो सुधार की प्रक्रिया में वो हमेशा बना रहेगा, उसमें कानून समाज को जागरूक करना, वो दोनों पक्ष है उनको मजबूत करके वो बिल्कुल किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं दोबारा कहना चाहूंगा, ये किसी भी समाज में जो ये करते हुआ, ये किसी भी समाज में अलाउड नहीं है कि किसी भी तरीके से किसी भी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए। तो दूसरा, ऐसी घटना पे जब हम बहुत ही संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कोई कुरीति का कोई पक्ष उससे जुड़ा हुआ है, तो उस समाज के वो लोग जो उस समाज को जागरूक करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, वो अगर उनको ये लगता है कि इस दिशा में कार्य किया जाना चाहिए, तो उनको एक अ, मंथन का मंच मिलता है। तो अगेन मैं इस बात को दोबारा दोहराना चाहूंगा कि ऐसा जो घटना है वो किसी भी कस्टम में नहीं है, वो किसी भी कस्टम उसकी मान्यता नहीं देता है। और जो हमने किया, जो कार्रवाई भी की, उसका कहीं रेजिस्टेंस किसी भी आदिवासी समाज में देखने को नहीं मिला हमें। सर, इससे पहले भी एक बहुचर्चित मोनालिसा हत्याकांड को आपने क्रैक किया था, और जिसके देश ने देखा वो भी, और इसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा सम्मानित भी किया गया। और साथ ही सर, नशा उन्मूलन का आपका जो काम है उसको भी हम जान रहे भली बात है, और काफी लोग उसको एडमायर भी करते हैं, और उसके जो आपके प्रयास है वो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। तो सर, इसकी प्रेरणा, इसका इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलता है? इनिशियली ये कह लें कि मैं जब बीकानेर में मेरी एडिशनल एसपी के तौर पे पोस्टिंग थी, उस वक्त राजस्थान में बीकानेर के आसपास दो तीन लॉरेंस गैंग की जो है घटनाएं होती। संगठित अपराध के बारे में उस इलाके में जाने के बाद में मुझे पुलिसिंग में ज्यादा अनुभव मिला कि संगठित अपराध जो पुलिसिंग को कोर पुलिसिंग जिसको बोलते हैं, उसका एक विषय, सबसे मजबूत विषय है। संगठित अपराध जितना संगठित होकर चलता है, अगर पुलिसिंग भी उतनी मजबूत की जाए तो संगठित अपराध को ढहना उतना ही आसान है। उसका रीजन ये है कि वो एक कंकाल की तरह है, अगर उसके आप किसी भी हिस्से को पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हाथ लग के कोई ना कोई चीज हाथ में आई जाएगी। फिर उसको पकड़ते पकड़ते आप जो है उसका पूरा जो तंत्र है वो ढा सकते हो। तो उसी का, जैसे अभी हमने यहाँ पे जो प्रतापगढ़ है वो एक बॉर्डर इलाके का जिला होने के नाते यहाँ नशा के बड़े तस्कर शामिल थे। तो अभी हमने एक बड़ी गैंग है उस पर कार्रवाई की। पहले उस गैंग के 33 उन्होंने कार्रवाई की तो उनके व्हाट्सएप से जो उनकी चैट हो रही थी उससे 33 लोगों को नामजद किया कि ये नशे की तस्करी में शामिल है। उनको जो शरण दे रहे थे, आप देखो हमारा कानून कितना मजबूत है। अगर कोई ड्रग्स मामले में कोई किसी को शरण भी देता है तो आप सोचिए सजा कितनी है, सजा है 20 साल। तो ऐसे हमने एक बड़े तस्कर को पकड़ा, उसकी जब हमने चैट पढ़ी तो पता चला कि 23 लोग उसको शरण दे रहे हैं। उनके खिलाफ हमने सिर्फ शरण देने का मुकदमा दर्ज किया और 23 लोगों को नामजद किया हमने। उनके इस जब गैंग पे काम कर रहे थे पहले 33 लोग, फिर ये 23 लोग, फिर उनके अकाउंट का विश्लेषण किया तो 50 ऐसे अकाउंट मिले जिसमें ड्रग मनी सर्कुलेट हो रही थी, उनको सबको फ्रीज कराया। फिर उसी में हमारे पुलिस के भी राजस्थान मध्य प्रदेश के बहुत सारे जो है उनका मिली भगत पाई गई, तो उनके सस्पेंशन की कार्रवाई कराई गई। उसके लिए लेटर मेरे द्वारा लिखा गया। दो प्रतापगढ़ के भी हुए, बाकी जिले के भी हुए। नीमच में भी मैंने इस तरह का जो सूचना प्राप्त हुई उसमें एक पत्र लिखा। तो उसमें भले ही कह लें कि किसी की भी अगर मिली भगत तो उसको हमने नहीं बख्शा। उसके बाद में उन्हीं अपराधियों की अभी हमने 10 दिन के पहले प्रॉपर्टी फ्रीज कराई है एंड 68F के तहत, जो उन्होंने ड्रग मनी से कमाई हुई थी। तो एक संगठित अपराधी होता है, उसको ढाना, उसको तोड़ना विधि संगत प्रक्रिया से उतना ही आसान होता है। तो ये कहीं ना कहीं बीकानेर का अनुभव मिला और जिसको हमने यहाँ किया भी। जो मोनालिसा आपने हत्याकांड की बात की थी, वो एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन थी जिसमें हत्या के 2 साल बाद, लगभग 2 साल बाद मुकदमा दर्ज होता है। ना जो पीड़िता है उसका मर्त शरीर है, ना कोई भौतिक, लगभग भौतिक साक्ष्य कोई उपलब्ध नहीं है।
हम सिर्फ टेक्निकल टेक्निकल एविडेंस पे चले और उस टेक्निकल एविडेंस में हमने ऐसी 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 चीजें निकाली कि जिससे अपराध प्रमाणित हुआ। उसी वक्त हमने जयपुर निगम हेरिटेज उनको एक लेटर लिखा कि सरकारी दाह संस्कार में और उसका दाह संस्कार हो गया और पता तक नहीं चला। तो हमने कुछ उसमें अपने बिंदु बनाए कि शायद इन बिंदुओं पे अगर वहां पे आइडेंटिफिकेशन हो, डॉक्यूमेंटेशन ली जाए तो आगे से इस तरह का दाह संस्कार नहीं हो सकता जिसमें किसी व्यक्ति की हत्या करके किसी का जो है दाह संस्कार एक सरकारी दाह संस्कार में करना संभव नहीं होगा। पूरे वहाँ के नियम है वो सारे चेंज हुए। तो उस एक इन्वेस्टिगेशन ने बहुत सारी चीजें बदली। टेक्निकल एविडेंसेस को ही हमने उस पूरी इन्वेस्टिगेशन में आधार भी माना, तो वो जरूर एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन था। उसने दो चीजों को प्रमाणित किया। एक तो लोकार्ड का प्रिंसिपल है, वो लोकार्ड का प्रिंसिपल ये कहता है कि जब कोई घटना होती है तो दो वस्तुएं, दो बातें कुछ ना कुछ संपर्क में आता है और वो एक दूसरे पे अपना जो है एविडेंस छोड़ता है। तो ऐसे ही जब कोई घटना होती है तो उसके टेक्निकल डिजिटल फुटप्रिंट भी छूटते हैं। तो किसी भी घटना के डिजिटल फुटप्रिंट को मिटाया नहीं जा सकता। आज आप कहीं भी है तो अपना फोन है, कहीं पे हम किसी से बात कर रहे होंगे, कोई इंटरनेट एक्टिविटी हो रही होगी, तो डिजिटल फुटप्रिंट हमेशा बने रहते हैं। तो एक तो उसने ये सिद्ध किया कि कोई भी घटना है उसके साथ से किसी भी व्यक्ति के बूते की बात नहीं हम मिटा दे, पहला। दूसरा, अपराध को छुपाया नहीं जा सकता है। अगर अनुसंधान अधिकारी ये सुनिश्चित कर ले कि मैं अपराध का डिटेक्शन करूंगा तो कितना भी पुराना अपराध हो, किसी ने कुछ भी मिटा दिया हो, उस अपराध को डिटेक्ट किया जा सकता है, उसको स्टेब्लिश किया जा सकता है और अपराधी को सजा दिलाई जा सकती सर, अभी चुनाव नजदीक है और इस तरह के है। अगर चुनाव के पार्श्वभूमि में ऐसे जघन्य अपराध होते हैं तो प्रशासन पे ऑलरेडी चुनाव का दबाव और ऐसी घटनाओं का अलग से एक दबाव। तो यहाँ एक मानसिक स्थिति को भी आप कैसे स्टेबल रखते हैं और इस प्रकार के दबाव को कैसे झेलते हैं? एक प्रशासक अब अधिकारी के लिए बहुत जरूरी है और जो आने वाले अफसर है उनके लिए भी ये सीखने को मिलेगा। प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे इस तरह की संवेदनशील घटनाओं में हम इस तरह का प्रेशर जनरली फील नहीं करते हैं। मैं आपको जो मेरी बात कहूँ, ये जरूर है कि ऐसी संवेदनशील घटना किसी भी वक्त हो, भले चुनावी वर्ष में हो या चुनावी वर्ष नहीं हो, बिल्कुल जो है उसकी सेंसिटिविटी जो है समाज के स्तर पे वो हाईएस्ट रहती है। हम उस घटना को इसी तरीके से लेते हैं कि एज ए सीनियर पुलिस ऑफिसर मेरी क्या दायित्व है कि मैं इस घटना में घटना की पहचान, पीड़िता की पहचान, अक्यूज की पहचान, इन्वेस्टिगेशन, बाद में उस घटना से उपजे अन्य चीजें, उसमें मैं क्या डिसीजन लूं। तो वो बेसिकली हमारी जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस एक तो हम काम में लाएंगे तो जो है उसका असर पूरे सिस्टम पे पड़ेगा। ना घटना डिटेक्ट होगी, ना मुलजिम गिरफ्तार होंगी। तो हमारा जो मुख्य दायित्व है वो है भी क्राइसिस के वक्त, कि क्राइसिस के वक्त जो है कितनी सूझबूझ से और घटना के डिटेक्शन, उसके बाद में उसके जो फॉल आउट्स होते हैं कि उसके क्या क्या रिperकशन हो सकते हैं, उसके लिए हम आवश्यक एहतियात क्या बरतते हैं। जैसे मैंने बताया रात को 11:30 बजे उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जब हमारे पास एक भी मुलजिम नहीं है, उस वक्त जनता को ये कहना है कि आप वीडियो मत डालिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। उस वक्त ये डिसीजन लेना कि सारे कांस्टेबल तो अधिकारी दरियावत रिपोर्ट करें, उस वक्त सारे सीनियर्स को रिपोर्ट करना। उस वक्त मैंने अपनी सारी टीम को बोला कि आप लोग बिल्कुल फ्री हैंड हैं, मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा, आप जाके जो है पीड़िता की पहचान करो, मुलजिमों को अरेस्ट करो। तो मेरा जो स्ट्रेस था वो मुझ तक ही रहा, वो नीचे परकोलेट नहीं हुआ। उसका जो है अच्छा फायदा ये हुआ कि हम लोग इस घटना पे तुरंत कार्रवाई कर पाए और समाज को विश्वास दिला पाए कि पुलिस ऐसी संवेदनशील घटनाओं को लेके बिल्कुल कटिबद्ध है और हमारा दायित्व बनता है कि हम महिलाओं को सुरक्षित माहौल पैदा करें। ऐसी घटना होने के बाद में जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो ये दिखाता है कि प्रशासन कितना जो है महिला अधिकारों के प्रति सेंसिटिव है और कितनी सख्ताई से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो इस तरह की हिम्मत करते हैं। तो वही वक्त होता है कि समाज को मैं अच्छा मैसेज भी दें। तो ये जो पूरा वाकया जो मैंने आपको बताया, तो उसमें इस तरह का कोई प्रेशर मुझे इन जनरल फील नहीं हुआ। सर, जैसे दो बड़े घटनाओं को अगर हम देखें तो ये जो अपराधी है उनकी जो मानसिक स्थिति है उसको आप रूबरू जब उनसे होते हैं तो उससे भी आपको पता चलता होगा कि ये किस मानसिकता से ये सब कुछ करते हैं। तो ये जो आपराधिक मानसिकता है खास करके महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, तो ऐसे अपराधियों के बीच आप रहते हो, उनसे रूबरू होते हैं, तो आपके वैसे अनुभव कैसे रहते हैं? अगर इस पर्टिकुलर क्राइम की बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं कहेंगे कि
जो उस पर्टिकुलर इसमें जो अक्यूज्ड है उसकी कहीं ना मानसिक दशा ये है कि उसकी पत्नी अगर किसी दूसरे लड़के के साथ चली गई तो उसका जो ईगो हर्ट हुआ, उसी फ्रस्ट्रेशन में वो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस तरह का कुकर्ते करता है। तो जो आवेश में आके उपजा हुआ भाव है, जहाँ कहीं ना कहीं कह लें कि कम पढ़े लिखे होना या बहुत बार पढ़ाई लिखाई का जो है इससे संबंध भी नहीं होना, और उसके बाद में जो है उस घटना पे कैसे रिएक्ट करना, किसी समझदार से कोई राय नहीं लेना, आवेश में आके कोई करते कर देना, महिलाओं के बारे में संवेदनशील मानसिकता का विकास नहीं होना, ये कई सारे ऐसे कारक हैं जो एक साथ रोल प्ले करते हैं। ये इस पर्टिकुलर क्राइम में तो मुख्यतः ये संदर्भ रहा। जी जी अन्य क्राइम में क्राइम दो तरीके से लोग करते हैं। कुछ लोगों की वो संवेदनशीलता नहीं होती सोसाइटी के अधिकारों के लिए, या या हम कह लें कि जो समाज के मूल्य हैं उनके प्रति वो संवेदनशीलता नहीं होती, तो अपराध करके भी बहुत सारे अपराधियों को वो गिल्ट फैक्टर का भाव ही नहीं आता। दूसरे जी तरह के सर। अपराध वो होते हैं। जी सर, ऐसी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति से आप बता रहे तो हम फील कर पा रहे हैं। आप तो खुद वहां पे काम कर रहे थे। तो ऐसी परिस्थितियों को फेस करने के लिए जहां हम पीछे चले, जहां मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर जब तैयारी करते हैं तो बहुत सी कठिनाइयां छात्र भी फेल करता है, और मुझे लगता है इसी के बीज इसी टाइम पड़ जाते हैं। तो ऐसे जो छात्र है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बड़ा यूटोपियन सा लगेगा, लेकिन निष्काम जो कर्म का सिद्धांत है, मैंने 2013 में यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया, 14-15 में मैं फॉर्म नहीं भर पाया जी किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों के कारण। फिर 16 में एसएससी की एग्जाम दिया, 17 में दोबारा यूपीएससी दिया। तो जब दोबारा 17 में यूपीएससी दे रहा था तो मैंने बहुत अच्छी मेहनत की, लेकिन उस वक्त मैं डिटैचमेंट हो चुका था रिजल्ट के प्रति। मेरे पढ़ाई के प्रति तो अटैचमेंट था, लेकिन मैं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा इसको लेके मैंने मेरे मन में कोई अवधारणा नहीं बना रखी थी। जी इस पर्टिकुलर मामले में भी जैसे इस घटना से मैं तुलना करूं तो सीनियर्स का ये रहता है कि क्या अमित हो जाएगा, मतलब क्या हम पीड़िता की पहचान और मुलजिमों को सुबह तक अरेस्ट कर पाएंगे। तो मैंने ये कहा सर हम अपना बेस्ट देंगे, क्योंकि एज ए पुलिस ऑफिसर आपको नहीं पता वो जंगल है, मुलजिम मिले नहीं मिले, आपके हाथ में क्या, आप अपना बेस्ट दें। तो पूरी तैयारी के दौरान ये पूरी जर्नी यूपीएससी में से आके इस ऑल इंडिया सर्विस में आना, इस पूरी जर्नी में जो तैयारी के दौरान मैं सर का स्टूडेंट रहा हूँ, तो सर की जो बुकलेट थी उसमें ये था कि एक आग लगती है, उस आग में तपन पैदा होती है, और उस तपन में कुछ लोग उस तपन को छोड़ के चले जाते हैं और कुछ लोग उसमें तपते रहते हैं। तो ये जो तैयारी के दौरान तपन है ना, कि आप मेहनत करते हो, मेहनत करने के बावजूद हार जाते हो, मेहनत करने के बाद सिलेक्शन नहीं होता, वो आपको ब्यूरोक्रेसी में एक अच्छा प्रशासक बनाता है। कि आपको ये पता है कि आपका एक ही काम है, आपको अपना बेस्ट एफर्ट पुट करना है। आप अ, इस चीज को लेके पैनिक नहीं हो सकते हो कि मैंने इतना अच्छा एफर्ट दिया और रिजल्ट नहीं है। आपको हर वक्त अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस देना है, और उसका रिजल्ट जो है बाद में दिखाई देता है। तो ये तैयारी अपने आप में आपको अधिकारी बनाने की एक प्रक्रिया है, इसको प्रक्रिया समझिए। ये आपको तैयार करती है कि स्ट्रेस में आप काम कर सकते हो कि नहीं। आपका पढ़ के सिलेक्शन नहीं हो तब आप अगले साल दोबारा मेहनत कर सकते हो कि नहीं, तभी आप अच्छे प्रशासक बन पाओगे। आपने मणिकांत सर का जिक्र किया, और मणिकांत सर अक्सर आपका जिक्र करते हैं और क्लास में भी छात्रों के सामने आपका उदाहरण रखते हैं कि अगर आप जैसा अफसर अगर हर जिले में हो तो इस देश से तो क्राइम का नामो निशान मिट जाएगा। और सच में ये जब बात मैं आपको बता रहा हूँ तब भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और हर बच्चा आपके काम से, आपके सक्सेस से बहुत इंस्पिरेशन बच्चों को मिलती है। और अक्सर सर भी ये बताते रहते हैं, तो हमें भी आपके बारे में जानने को मिलता है, और आज रूबरू होने का भी मौका मिला। सर, आपने अपने इतने व्यस्त समय में, खास करके इतने टेंस माहौल में, आपने कुछ समय द स्टडी बाय मणिकांत सिंह सर के संस्थान के लिए निकाला। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, संस्थान की तरफ से आपके लिए धन्यवाद करते हैं और आपके लिए शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सर। मेरा एक छोटा सा जो है अंतिम संदेश है। मैं से 5 सितंबर को जुड़ा, मतलब कल के दिन, जी टीचर्स डे के दिन, मैंने सर को भी जब सिलेक्शन हुई तो ये बात बताई कि 5 सितंबर को है जो सबसे शुभ दिन होता है। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब मैं सर के पास खुद गया चल के कि सर मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने ऑप्शनल के अलावा कहीं कोई कोचिंग नहीं की किसी भी सब्जेक्ट की। तो जी उसके बाद में कटा ही रहा मैं मुखर्जी नगर से। जब मुझे लगता है मैं ऑप्शनल की जब तैयारी करता था तो वो जो एनालिसिस करने वाला जो
माइंडसेट बना हिस्ट्री पढ़ते हुए, वो सर के दिशा निर्देश में हुआ। तो सर का स्टूडेंट होने के नाते मुझे फक्र है कि मैं इस ऑल इंडिया सर्विस में आ पाया, और सर का स्टूडेंट होना मेरे लिए गौरव की बात है। तो मुझे कभी भी आगे दोबारा मौका मिलेगा तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। थैंक यू। थैंक यू सर।